हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर खाकान नजीब, सो अगर क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी को रेगुलेट कर दिया जाता है, सो विल इट अफेक्ट द इकोनॉमी? पहली बात यह है फरिया साहबा कि आपको पता है कि एक वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 आया। इसका मतलब ये है कि जो वर्चुअल करेंसी है इसको कैसे रेगुलेट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि आप कैसे ट्रेडिंग और मैनेजिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान में करेंगे, कैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे रीजन्स विद सरप्लस रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो इसको आगे लेकर चल सकें, और कैसे टैक्स इंसेंटिव और फर्स्ट 5 years ऑपरेशंस में ये सब्जेक्ट होंगे टू AML एंड जिसे आप कहते हैं CLF CTF compliances. I think this is very important. जो regulatory mechanisms हैं, mandatory licensing है for virtual asset service providers, ये किस तरह होंगे, टैक्स इंसेंटिव अगर हैं तो ये किस तरह होंगे। इस सब को करने के लिए आपको चाहे वो काउंसिल बना लें, वर्चुअल एसेट्स बिल की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो हैं इनके फ्रेमवर्क्स क्या होंगे, लोग रजिस्टर कैसे होंगे, इनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी। सो आई थिंक इस सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़े चंक ऑफ पाकिस्तानीज जो हैं वो इस काम में इन्वॉल्व हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और AML और जो CTF है इन रेगुलेशंस में रहने के लिए आई थिंक ये अच्छा इकदाम है। मैं पर्सनली कोई कमीशंस और काउंसिल्स का आई डोंट फेवर देम। आई थिंक स्टेट बैंक को एक बॉडी बनानी चाहिए तो ये सारा काम जो है वो खुद कर सके और इन चीज़ों को रेगुलेट भी कर सके, फ्रेमवर्क्स भी बना सके और आगे लेकर भी चल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी इस बिजनेस में, इसके रेगुलर ऑडिट्स कैसे होंगे, इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया भर में और स्पेशली आपने सही जिक्र किया कि US में एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको बहुत रेगुलेट करके रेगुलराइज करना चाहती है। अभी तक इसको चूंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत ये पनपने का इसने कोशिश की है अमेरिका में बिटकॉइन और जो दूसरी करेंसीज हैं, बट इसको मेन स्ट्रीम या मेन धारे में लाने के लिए जो मैंडेटरी लाइसेंसिंग स्पेशली पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड कि हम सोचते हैं कि ये काम करना चाहिए, और एक बिल भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है और अब हम एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सी चीजें जो हैं आपको सामने आएंगी। और फिर कॉर्पोरेट पेनल्टीज, वायलेशंस। जी, बात मुकम्मल कर लीजिए। आपने कहा कॉर्पोरेट पेनल्टी एंड वायलेशन दे विल बी चेक्ड, आई गेस। वायलेशंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी की पावर्स एक्चुअली क्या होंगी, वो कैसे मॉनेटरी सैंक्शंस लगा सकेंगे। सो ये सारा काम जो है ये अगले 1-2 साल में होने वाला है ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर का काम है उसको फॉर्मल धारे में लाया जा सके। राइट, सो हम IMF को डिस्कस कर लेते हैं। एक वक्त आया, हमने आपसे तभी डिस्कस किया था, उसने अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों का विजिट किया, आपने समझाया था कि उसने एक रिपोर्ट देनी है। फिर दूसरा वक्त मुल्क में मौजूद है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक $1.5 अरब के कर्ज पर मुज़ाकरात कर रहा है। तीसरा वक्त अब $7 अरब प्रोग्राम के पहले जायजे के लिए 3 मार्च को आएगा। ये जो मॉनिटरिंग है, डू यू थिंक इट्स अ बिट अनयूजुअल? सो फरिया साहिबा, एक तो बात बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान को फंड की सपोर्ट के बगैर नहीं चलाया जा सकता। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। अब फंड के साथ आप बेहतर निगोशिएट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, एंड दैट आई डोंट से अबाउट पाकिस्तान। आई हैव जस्ट हेल्प द कंट्री जो फंड के प्रोग्राम में भी है, जिसने डेट रीशेड्यूलिंग भी की है। सो ये सारा काम बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है। उसके लिए जो लोकल टीम है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको बहुत प्रेपरेशन करनी चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब 10-11 PhD हजरात और ख़वातीन आपके सामने बैठते हैं, वो अपने सेक्टर की भी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया की भी तजर्बा रखते हैं, और तीसरी बात यह है उनको बहुत से डिपार्टमेंट्स, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट, मॉनेटरी डिपार्टमेंट की जिसे कहेंगे बैकअप हासिल है। अथॉरिटीज़ को बेहतर प्रिपेयर करना चाहिए, अपना मॉडल सामने रखना चाहिए। इस वक्त जो फंड के साथ पहली चीज़ हुई, आपने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, तय किया था कि आप एक रिपोर्ट बनवाएंगे उनसे, वो एक स्कोपिंग मिशन के लिए आ गए, अप्रैल में दोबारा आएंगे। आई रियली होप कि आप तब तक बहुत बेहतर प्रेपरेशन कर पाएंगे और उनके सामने रख पाएंगे कि क्या पाकिस्तान की चीज़ें हैं जो ठीक हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने MEFP का पार्ट बन जाना है इवेंचुअली। जो क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी है, इसका जो मिशन है ये आप ले सकते हैं, क्योंकि आप $1.5 अरब या $1 अरब के लिए अब क्वालिफाई कर गए हैं। आपने एक रिपोर्ट भी इस पे लिखी है। आई थिंक ये आगे मूव कर जाएगा। असल बात तो ये है कि जो आखिरी मिशन आएगा
3 या 4 तारीख को पाकिस्तान आ रहा है, वो डिस्कस करेगा कि जो पाकिस्तान की पहले 6 माह की परफॉर्मेंस है, उस पे बेस करके जो हमने नेक्स्ट ट्रांश लेनी है, जो सेकंड ट्रांश है पाकिस्तान को मिलनी, वो आगे चलेगी। अगर मैं एक लफ्ज में इसको समो दूं तो इट इज द फॉलोइंग: पाकिस्तान की एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, लीनिंग टुवर्ड्स अ कंफर्टेबल पोजीशन, पर कई कबातें ऐसी हैं जिसमें रेवेन्यूज के शॉर्टफॉल हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन का शॉर्टफॉल है, सॉवरेन वेल्थ फंड को ठीक करने का शॉर्टफॉल है, एक्सटर्नल फ्लोज का शॉर्टफॉल है, सो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मुश्किल होगी उसको पूरा करना, और उसके लिए फिर क्या इकदाम लेने हैं। पर बहुत अच्छी चीजें भी हैं, क्विकली फिस्कल प्राइमरी जो हमारे रिजर्व्स हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, सो बहुत सी अच्छे काम भी हो गए हैं। सो एक अब आपकी निगोशिएशन होगी और नेक्स्ट बजट भी जो है वो डिस्कस होगा। सो अब जो आज वफाकी टैक्स मुतसिब ने सोलर नेट मीटरिंग पर भी 18% टैक्स वसूल करने का कहा है, इसके क्या असरात होंगे? पहले ही बहुत शदीद महंगी बिजली है और लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, अब ये उनको रोकने के लिए है या इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, वी मस्ट टेक द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड द गैस सेक्टर और द ओवरऑल एनर्जी सेक्टर वेरी सीरियसली। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रिफॉर्म से बियॉन्ड है, ये पाकिस्तान में तंजीम नौ मांगता है। अब सोलराइजेशन जो कि बहुत हो रही है और उसके कोई जिसे कहेंगे नंबर्स भी सामने नहीं आ रहे, 3 से लेके 6,000 मेगावाट का फिगर आता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिर तो ऐसा होगा कि सारे जो पेइंग कस्टमर्स हैं वो ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, और अगर वो ऑफ ग्रिड चले जाएंगे तो आपके पास वो लोग रह जाएंगे जो ऑन ग्रिड में हैं। ऑलरेडी 43,000 मेगावाट, लेट मी रिपीट दैट फिगर फॉर यू, 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मुल्क में। लास्ट ईयर 33% यूज हुई थी ऑन दी एवरेज, 33%। गर्मियों में 25-26 हजार मेगावाट, और जहां आज कल गुजर रहे हैं 10-11 हजार मेगावाट। सो आप एक बहुत सीरियस डिलेमा में हैं। अथॉरिटीज को ये चाहिए कि इस चीज को बहुत गौर से देखें, नेट मीटरिंग को कैसे आपने कमर्शियल वाइबिलिटी रखते हुए जरूर करना है। सो डॉक्टर साहब, ये तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा तासुर मिला, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसका इंसेंटिव दिया जा रहा है। वाज इट डन विदाउट थिंकिंग थ्रू? आई थिंक यू हैव टू रियली थिंक इट थ्रू, राइट? अगर इतनी बड़ी सोलराइजेशन पे मूव कर जाएंगे तो जो 43,000 मेगावाट ग्रिड में पड़ी है बिजली, जिसकी वजह कीमत बहुत ऊपर चली गई है बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गया है। 27 रुपए तो आपकी बिजली में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट है जो आप दे रहे हैं, जो 1/3 यूज हो रहा है पूरे मुल्क में। सो आई थिंक मैं बार बार कहता हूं कि बिजली की सेक्टर का तंजीम नौ, और अथॉरिटीज कुछ कर रही हैं, आईपीपी से गुफ्तगू, कुछ बिजली की कीमत कम करना, ये तो जिसे कहेंगे अच्छे इकदाम हैं शॉर्ट टर्म के लिए। असल तो बात यह है कि बिजली बेचनी कैसे है मुल्क में, और उसी में सोलराइजेशन का क्या पार्ट होगा, और वो कैसे ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस जो हैं इसमें जिसे आप कहेंगे इंटीग्रेट होंगे इस पूरे सिस्टम में। फॉर मी दिस इज अ वेरी सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान।